श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मेरा नाम है तनुज बंसल और आप सभी का स्वागत है कंपटीशन वाला चैनल पे। और द्रोणा बैच के अंदर हम तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास के लिए और नीट के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि कर्म, आपका कर्म ही आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। मतलब अगर कर्म आप सच्चे मन से कर रहे हो, कोई भी मेहनत कर रहे हो, चाहे पढ़ाई में कर रहे हो चाहे किसी भी चीज में कर रहे हो, तो फिर वो सफल जरूर होती है। हर एक संकट का हल होगा, आप बस आज नहीं तो कल होगा। संकट का हल हमेशा होगा। हाँ, यह है कि थोड़ी सी देर लग सकती है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन हल जरूर होगा भाई। ऐसा नहीं है कि हल नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 11, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत कर रहे होगे और कुछ सवाल भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, और प्रैक्टिस शीट आपको ऐप के अंदर मिल रही हैं तो उनको भी आप कर रहे होगे। लेकिन कुछ सवालों के इससे पहले मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, जो आपके कुछ सवाल मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़े हैं। पहली बात तो आज करने के वाले हैं, आज बेसिकली हमारा जो पूरा लेक्चर है वो डाइपोल के अराउंड ही घूमेगा। फिर देखते हैं कि कितना टाइम बचेगा। सवालों के जवाब, सवालों के जवाब कि ये चैप्टर कितना बड़ा है। पहला सवाल था कि ये चैप्टर कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ ये है कि भाई पहला पहला चैप्टर है हमारा, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ध्यान से चीजें और डिटेल में करनी पड़ती हैं। तो ये चैप्टर 13 लेक्चर हैं, आज 11वां लेक्चर है। तो इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे, ठीक है ना। 2 लेक्चर इसके और होंगे। उसके बाद दूसरा सवाल, सिलेबस कब तक होगा। ये मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी काफी मैसेजेस आए, है ना, और काफी लोगों ने वैसे भी मैसेजेस किए। तो सिलेबस भैया जनवरी तक होगा, जनवरी एंड तक मान के चलो, जनवरी तक हो जाएगा, जनवरी तक हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल था कि सर प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही है। प्रैक्टिस शीट कहां है। प्रैक्टिस शीट वेयर, वेयर कहां है, हमें दिख नहीं रही है सर, ऐप पे मिल नहीं रही है। मैं आपकी दिक्कत को समझता हूं और इसीलिए मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूं। बैच के अंदर जाइएगा, बैच के अंदर ऑल क्लासेस में जाइएगा, फिर उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, जैसे फिजिक्स में चले जाइए, चले गए। उसके बाद वहां पे ऊपर की तरफ आपको 3 डब्बे बने हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। पहले में होंगे लेक्चर्स, फिर नोट्स होंगे, फिर डीपीपीज होंगी। इसमें कमिंग सून लिखा होगा, इसमें कमिंग सून लिखा होगा, डीपीपीज में कमिंग सून लिखा होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर डीपीपीज तो है ही नहीं। मैंने भी सोचा कि यार डीपीपीज तो नहीं है। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने इसको पकड़ के इस पे राइट स्वाइप किया, थोड़ा सा मैंने देखा कि इसके इधर भी कुछ है क्या, तो मिला मुझे एक और कॉलम आपको मिलेगा, डीपीपी, डीपीपीज पीडीएफ। एक और कॉलम मिला राइट स्वाइप करने से। राइट स्वाइप करिए वहां पे, मतलब यह कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां पे बस ये 3 ही ऑप्शन है, 3 नहीं है, इसके साइड में चौथा और भी है, डीपीपी पीडीएफ ऑप्शन है। इसमें मिलेगा, इसमें, इसमें आपको पीडीएफ सारी जो प्रैक्टिस शीट की हैं वो मिलेंगी, इसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। डीपीपी पीडीएफ के अंदर आपको वो सारी प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। आई होप अभी आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है
तो बता दीजिएगा, ठीक है जी। इन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कीजिए। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ बच्चों का कंसर्न रहता है सर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या कम सॉल्व हो पा रहे हैं। देखो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नो डाउट जो आपको हिंट्स वगैरह दिए जाते हैं साथ में, वीडियो सॉल्यूशन तो इसके अवेलेबल नहीं है, तो हिंट वगैरह जो आपको साथ में दिए जाते हैं तो वो हिंट होते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन ही मिलेगा। जितना हिंट उस क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायर्ड है उतना आपको दिया जाता है उसमें। फिर भी उसके बाद भी नहीं होता तो आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हो, और कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा तो फिर उसको मैं क्लास के अंदर भी लूंगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है यार कि सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि बार बार चीजों को ट्राई करो। ऐसे नहीं कि एक बार ट्राई करने से क्वेश्चन नहीं हुआ तो हमने हार मान ली। कोई बात नहीं, आज हमने 1-2 बार ट्राई किया, उस क्वेश्चन पे 10 मिनट लगाए, कोई बात नहीं। कल एक बार फिर देख लो कि क्या आज हो सकता है। कई बार होता है यार, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। एक क्वेश्चन हो ही नहीं रहा सॉल्व, ठीक है ना, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, लेकिन एकदम से फिर किसी दिन आके कि अच्छा यार उस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम से स्ट्राइक करता है और हम भागे भागे जाते हैं कि भैया अब होगा वो क्वेश्चन, है ना। तो ये चीजें हमें करनी है, ठीक है ना। चीजें हमें वो सारी चीजें हमें करने की जरूरत है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कि हमने कि पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था। चार्ज पार्टिकल का मोशन किया था बेसिकली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे दिखा दी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, Q इंटू ई। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम होगी, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो देन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज के दौरान सबसे पहला केस था कि पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है ना, पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है ना। पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये उसी तरफ चला जाएगा जिस तरफ इस पे फोर्स लगेगा। मतलब पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई, तो उसी डायरेक्शन में ये मूव हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम होगी और इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों यूज हो जाएंगे, है ना। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हम यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर पार्टिकल किसी डायरेक्शन में पहले से ही मूव कर रहा है, ठीक है ना, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इन केस वो पहले से ही, मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और वो इस तरफ ही पहले से जा रहा है, तो ऑब्वियसली बस फर्क इतना ही आएगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। पाथ यहां पे भी स्ट्रेट लाइन होगा उसका, और सर पाथ यहां पे भी उसका स्ट्रेट लाइन ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यहां पे भी उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। बस ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दी तो फोर्स भी इधर लग गया, एक्सेलरेशन भी इधर लग गई, तो इसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, पीछे से मुड़ के वापस आएगा, तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्पीड पहले डिक्रीज करेगी और फिर इंक्रीज करेगी, स्पीड पहले डिक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसके केस के अंदर, पहले वाले केस के अंदर इसमें थीटा 0 डिग्री है कि वेलोसिटी भी उधर है, इनिशियल वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। इस वाले केस के अंदर वेलोसिटी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इसमें बोलते हैं कि हम थीटा 180 डिग्री है। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए जी, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए जी, फिर क्या होगा सर, फिर भी बहुत आसान होगा। आपकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी,
तो एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही मोशन होगा जैसा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी की प्रेजेंस में होता है। और इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। क्या बोला? पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ होगा अगर थीटा 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड केस था। उसके अलावा जो केस किया था, थीटा एनी अदर एंगल, एनी अदर एंगल, अगर इसके अलावा कोई एंगल है सर, तो भैया अगर इसके अलावा कोई एंगल है तो क्या होगा? तो होगा ये। भैया कुछ दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो भी पाथ कैसा होगा? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। इसमें आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के अंदर जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी, याद है ना? 2u sin थीटा बाय जी होता है। तो g की जगह पे बस ये एक्सेलरेशन रखनी है QE बाय m। ठीक है ना, g की जगह पे g को रिप्लेस करना है QE बाय m से, बस हमारा काम हो गया। ठीक है ना, g को रिप्लेस करना है QE बाय m से, यानी कि एक्सेलरेशन अब ग्रेविटी वाली नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे ग्रेविटी नहीं है जी, नहीं है। ओके जी, उसके बाद आए थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो Q इंटू डी होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होगी, यूनिट कूलम्ब मीटर होंगे। समझे? हाँ, ये मेन चीजें थी कि भैया इस डाइपोल पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, माइनस चार्ज भी है, प्लस चार्ज भी है, तो किसी भी चार्ज को ले लो क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है, और इनटू डिस्टेंस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी? डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है ना, दैट इज इन द वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट्स क्या है? कूलम मीटर। फिर इस पे हमने एक सवाल भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। बहुत बढ़िया। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये रिवीजन हुई खत्म, और रिवीजन के बाद हमें शुरू करना है आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले होमवर्क। हाँ सर, होमवर्क। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या था? क्या था? है नहीं, था होमवर्क था। होमवर्क था ये सवाल। आई होप आपने ये सवाल कर लिया होगा। 1998 के अंदर ये सवाल आया था। तो जब भी मैंने आपको बताया भी है, पहले की क्लासेस में भी बताया कि जब भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है तो दिल में थोड़ा सा धक धक होता है। ठीक है ना, दिल में थोड़ा सा धक धक होता है कि सर ये क्वेश्चन तो हमसे होना चाहिए क्योंकि ये PYQ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ठीक है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर आता है कि भैया ये PYQ है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। क्योंकि जब मैं जानबूझ के आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको जानबूझ के बोलता हूं कि ये PYQ है, ताकि आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए, ताकि आप उस प्रेशर को झेलना सीखो। क्योंकि अगर सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे भाई। अगर प्रेशर से डर जाएंगे, अगर डर से डर जाएंगे तो फिर डर को हरा नहीं पाएंगे। और डर को कुचलना है भाई, डर को अपने पैरों के तले कुचलना है, इतना कुचल देना है, इतना कुचल देना है कि डर भी आपसे डरने लगे। आपको डर से नहीं डरना है, डर को डराना है, डर को हराना है, डर को कुचलना है। आइए देखिए क्वेश्चन। पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by particle after moving a distance y. देखो सुनो क्या कह रखा। उन्होंने कहा है कि पार्टिकल है मास m और चार्ज q का, उसको रेस्ट पे रखा गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना, चार्ज q है, मास m है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इधर है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर उस पर फोर्स लगेगा बेटा, QE। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी QE बाय m, एक्सेलरेशन आएगी QE बाय m। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये इधर जाएगा, जाएगा, मानते हो जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस y मूव कर जाएगा।
कितना मूव कर जाएगा, y डिस्टेंस मूव कर लिया। सपोज करो इसने y डिस्टेंस मूव कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y। इसके दो तरीके। मेथड नंबर 1, मेथड 1 क्या मेथड है सुनो। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। होती है कि नहीं होती? मास तो पता है, मास दिया हुआ है क्वेश्चन में m। वेलोसिटी निकालनी है यानी कि v का स्क्वायर निकालना है। कितना डिस्टेंस मूव किया है, y। डिस्टेंस की फॉर्म में मुझे ये इक्वेशन याद आ रही है, पता नहीं आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम है, और डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया वो तो y है, वो तो y है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2QEY बाय एम। ठीक है ना, ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू है 2QEY बाय एम। ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई। बस इसको पुट कर दो अब यहां पे, खत्म बात कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई डिस्टेंस y ट्रेवल करने के बाद। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की कर दो वैल्यू पुट, तो 2QE एम और y जो कट रहा है वो काटो। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, QEY, QEY खत्म। m से m का लास्ट, 2 से 2 का लास्ट, QEY। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है मेथड नंबर 1। ये है नॉर्मल जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी। एड देखी होगी आपने, मैं किसी चीज की एड नहीं कर रहा। एक होती है नॉर्मल जिंदगी, दूसरी होती है मेंटोस जिंदगी, जो दिमाग की बत्ती जला देती है। तो ये तो है भैया मेंटोस जिंदगी, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन लगी, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, v का स्क्वायर निकाल लिया, हाफ एम वी स्क्वायर करना है तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, खत्म बात। अच्छा, अब मेंटोस जिंदगी सुनो, मेथड 2, मेंटोस जिंदगी। दिमाग की बत्ती जला दे ना। मेंटोस जिंदगी क्या कह रही है भाई, मेंटोस जिंदगी कह रही है कि भैया आपको क्या करना है। देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे वेलोसिटी v है, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, y। फोर्स लगता है इधर कितना, q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है भाई, ठीक है, ओके। 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर नाम का चैप्टर होता है। वर्क, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भी बता रहा हूं। एक वर्क एनर्जी नाम की थ्योरम होती है, उसमें कहते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दो, उसमें कहते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बॉडी पे सारे फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वो उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जो भी सारे फोर्सेस का वर्क डन वहां पे हमारे पास आएगा, ठीक है जी। अब देखो यहां पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है। अब इसमें ऑल, ऑल मतलब सारे जितने भी उस पे लग रहे हैं सारे का मिला के जो वर्क डन होगा वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा, है ना। सारे कितने लग रहे हैं, क्या 100-200 लग रहे हैं, नहीं, एक ही लग रहा है भाई, एक ही लग रहा है। ओनली वन फोर्स एक्टिंग, only one force acting, that is F is equals to QE।
सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो इसी का वर्क डन आएगा, ठीक है ना, इसी का वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय द फोर्स F जो भी लग रहा है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि K फाइनल माइनस K इनिशियल। ठीक है जी। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा होता है भाई, एफ एस कॉस थीटा होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सुन लो यहां पे, देखो ध्यान से, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है, क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई, क्यू ई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, फोर्स भी इसी तरफ है, फोर्स भी इसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालनी है क्वेश्चन में, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही तो पूछी गई है, तो क्यू ई वाई कॉस 0 कितना होगा, 1। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, क्यू ई वाई, खत्म बात। ये लो, यही आंसर है, देख लो, क्यू ई वाई, इसमें मास से मास कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर आंसर आया था, लेकिन इसमें देखो सीधा आंसर आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सारे फोर्सेस का वर्क डन, फोर्स तो एक ही लग रहा है, वो कितना लग रहा है, क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट वाई, खत्म, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। यह है मेंटोस जिंदगी, जिसने आपके दिमाग की बत्ती को जला दिया होगा, अगर नहीं जलाया है तो जला लो भैया, अभी अभी जला लो। चलो भाई, आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, जो आपकी दिमाग की बत्ती को जला दिया होगा। आओ फिर एक और सवाल करते हैं। अब सवाल, वो होमवर्क तो हो गया, अब सवाल है किसका, डायपोल का, ठीक है ना, डायपोल का सवाल है। एआईपीएमटी 2007 में आया था, उस टाइम नीट नहीं बोला जाता इसको, ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम बोला जाता था, पता है ना आपको। तो क्वेश्चन क्या है वो सुनो पहले तो, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो, अच्छे से निहार लो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर मेरा सोल्यूशन देखो। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू, 3 चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू a एंड z 0। दूसरे का कोऑर्डिनेट तीनों 0, और तीसरे के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू a और y और z दोनों 0 रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, the magnitude and direction of electric dipole moment vector of this charge assembly are, सुनो 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 सुनो, सुन लो, 3 पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू, ठीक है जी। ये पॉइंट्स जिन पे रखे गए हैं पहले वो बताए गए। प्लस क्यू चार्ज, पहला चार्ज मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ये कहां पे रखा हुआ है। मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, एक्स वाई जेड। जेड कोऑर्डिनेट नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट सभी में 0 है, वो फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। जेड कोऑर्डिनेट 0 है हर एक का, तो उसको उड़ा दो, कोई जरूरत नहीं है जेड कोऑर्डिनेट लिखने की। देखो आप, हर एक का जेड कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको देखो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को, एक्स 0 है, वाई ए है, एक्स 0 है, वाई ए है, इसका मतलब पहला चार्ज यहां पे है जो कि प्लस क्यू है, ये 0, ए होगा, ये 0, ए होगा भाई, ये प्लस क्यू चार्ज है। माइनस 2q चार्ज 0 0, जेड तो 0 है ही, तो माइनस 2q चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 0, 0 पे। उसके बाद प्लस क्यू है A00, ठीक है ना, A00, 0 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
यानी कि A,0 लिख दो। जेड कोऑर्डिनेट में फालतू में नहीं लिख रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये 3 चार्जेस हमें गिवन है। आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हमने डाइपोल मोमेंट वाला कुछ ऐसा ही सवाल किया था और यहाँ पे भी हम उसको कर रहे हैं। बस थोड़ा सा तरीका अब बदल जाएगा, मतलब थोड़ा सा सवाल में वैल्यूज जो है, तरीका नहीं, तरीका वही रहेगा, सवाल का जो वैल्यूज हैं वो बदल गई हैं। अब सुनो भाई ध्यान से। कह रहे हैं इसकी डाइपोल मोमेंट बताओ। इस चार्ज कॉम्बिनेशन की या इस चार्ज असेंबली की आपको डाइपोल मोमेंट बतानी है और ये इसके जो हैं ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना, जो भी दे रखे हैं। भाई पहली बात, डाइपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। क्या यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं? आप बोलोगे नहीं सर नहीं है, आप हो गए हो पागल। यहाँ पे प्लस क्यू है सर, यहाँ पे प्लस क्यू है, लेकिन यहाँ पे -2q है। बिल्कुल सही बात है, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है सर, ये तो डाइपोल बन ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, हम इसको डाइपोल बनाएंगे जबरदस्ती। जबरदस्ती मैं इसका डाइपोल बनाऊंगा। सर कैसे बनाओगे? चलते हैं अगले पेज पे। एक प्लस क्यू यहां पे है, एक प्लस क्यू यहां पे है, ये 0,A, ये A,0 और ये 0,0। इस पे 0,0 पे जो -2q चार्ज था, डाइपोल बनाने के लिए मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, -q और -q। मैं ये मानता हूं कि दो चार्जेस -q और -q रखे गए हैं। -2q को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया अपनी चालाकी से। सर चालाकी से कैसे? भैया इधर +q था तो डाइपोल बनाने के लिए -q चाहिए, इधर +q है तो डाइपोल बनाने के लिए इधर -q चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। तो वो बना दिए मैंने। तो इससे हुआ क्या सर? इससे हुआ ये कि डाइपोल क्रिएट हो गए। एक डाइपोल तो ये क्रिएट हो गया, -q से +q, देखो -q से +q, एक डाइपोल तो ये क्रिएट हो गया। और दूसरा डाइपोल, कलर अलग कर देते हैं, -q से +q ये क्रिएट हो गया, इधर क्रिएट हो गया, समझ रहे हो? और डिस्टेंसेस कितने हैं? a, ये डिस्टेंस कितना है? a, ये डिस्टेंस कितना है? a। तो ये डाइपोल कितना आएगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस q इंटू a। ये डाइपोल कितना आएगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस q इंटू a। दोनों q इंटू a आ गए भाई, दोनों q इंटू a आ गए। देखो ध्यान से जरा, एक बार और बना देता हूं मैं इधर। ये डाइपोल भी q इंटू a आ गया, ये डाइपोल भी q इंटू a आ गया भाई, ठीक है ना, q इंटू a, दिस डाइपोल एंड दिस डाइपोल, ठीक है जी, ये q इंटू a और ये भी q इंटू a। अब इसका नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है ना, नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? ठीक है ना, क्या करेंगे भाई? नेट डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका रिजल्टेंट, दोनों परपेंडिकुलर हैं, पाइथागोरस लगाओ, ये P तो ये इधर आएगा कहीं पे, समझ रहे हो? सुनना ध्यान से, इसके बिल्कुल बीच में जाएगा इसका रिजल्टेंट, बिल्कुल बीच में जाएगा रिजल्टेंट भाई, बिल्कुल बीच में, देख लो ध्यान से, बिल्कुल बीच में रिजल्टेंट दिखाई देगा, बिल्कुल बीच में दिखाई देगा भाई, है ना, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बीच में दिखाई देगा। तो ये कितना होगा? पाइथागोरस p² + p² का √2p², √2p, √2p, ठीक है ना, √2p, ठीक है ना, √2p तो √2qa, 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 ये हमारा आंसर होगा डाइपोल मूवमेंट का, देख लो आप, समझे? अच्छा जी। अब सर √2q वाले कौन से ऑप्शन है? ये तो नहीं है, ये तो qa लिखा हुआ है, देखो ये √2aq ये दिए हुए हैं, ये भी √2aq। ये कह रहे हैं अलोंग x डायरेक्शन। क्या डाइपोल मूवमेंट x डायरेक्शन के अलोंग है? नहीं, इधर है, ऐसे है,
क्या y के अलोंग है? नहीं, y के अलोंग भी नहीं है। ये है आंसर। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0 0 एंड a 0। देखो x की वैल्यू a, y की वैल्यू a और z की वैल्यू 0। देख लो भाई, z तो हमेशा ही 0 है। ये 0 0 0 एंड a 0। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दीज, है ना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके अलोंग है डाइपोल मोमेंट। ये 0 0 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये होगा a, a, 0। या इस पॉइंट के लिए x भी a हो गया और y कोऑर्डिनेट भी a हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, ये भी a, y कोऑर्डिनेट भी a, तो a और z तो 0 ही है। तो इस लाइन के लॉन्ग डाइपोल मोमेंट आ रहा है, समझे? ये रहा आंसर। √2aq along the line joining the points 0 0 0 and a 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका बीच में आएगा, ना तो x में जाएगा ना y में जाएगा, और ये तो गलती है QA, ये तो गलती हो गया, ठीक है ना। बचा ये, यही आंसर है भाई। AIPMT 2007 का सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है ना। सवाल तो सारे ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि भैया किस तरीके को मतलब किस चीज को कैसे हमें अप्रोच करना है, समझे? बिल्कुल। तो आई होप ये सवाल पूरे तरीके से समझ आपको आया होगा। आगे बढ़ने से पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पी लेता हूं पानी। पानी पानी रे। देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये हमें निकालनी है। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे, सर ये क्या है? सुनो मेरी बात। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको? पता है ना क्या होती है? KQ/R²। होती है, बिल्कुल होती है। सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ऐसा कोई शख्स नहीं है दुनिया में जिसको ये ना पता हो। मतलब ऐसे बहुत सारे शख्स हो सकते हैं, 12th क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं पता, ठीक है, ओके। लेकिन अब सर ये डाइपोल की वजह से फील्ड क्या है? डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, इसका मतलब दो चार्जेस की वजह से फील्ड निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है पहले वो समझते हैं। ये बना लिया, -Q चार्ज +Q चार्ज, ये डाइपोल का सेंटर, ये डाइपोल का सेंटर, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है ना। ये इसकी एक्सिस हो गई भाई, दिख रही है? इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट अज्यूम करना है हमें। डाइपोल की एक्सिस पे हमने P पॉइंट अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? एक्सियल पॉइंट। डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ठीक है ना। डिस्टेंस R है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। समझ गए? R डिस्टेंस, ये डेरिवेशन आ सकती है, डेरिवेशन आ सकती है भाई, ठीक है ना। हाँ, डेरिवेशन पता होनी चाहिए, ये याद करनी है ऐसे कि ऐसे, ठीक है। हाँ, तो R डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे, ठीक है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। कैसे होगा?
अब पहले मैं लिख देता हूं, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, सारा कुछ लिखूंगा मैं क्योंकि आपको लिख के भी दिखाना पड़ सकता है, सेंटर ऑफ डाइपोल, और जो कि कौन सा है, सी। ठीक है जी, ओके। अब सी पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी आर है, ओके। डाइपोल के बीच की दूरी को मैं 2a मान लेता हूं। सर कितनी मान लेते हो दूरी, 2a। सर 2a क्यों माना आपने, इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने 2a मान लिया। सर ये क्या कर रहे हो, 2a इस वजह से माना ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस, और कोई पर्पज नहीं है। मतलब सर, मतलब ये कि मुझे 2a का जब कैलकुलेशन इसकी डेरिवेशन करूंगा ना, तो मुझे 2a का आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2a का जब मैं आधा करूंगा तो a और a आएगा, ठीक है ना। 2a का आधा करेंगे, ये a और ये भी a आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। अगर मैं a मान लेता या d मान लेता इसको, तो मुझे इसका आधा d/2 और d/2 करना पड़ता, तो उससे कैलकुलेशन में डिवाइड में आ जाती चीजें कि d/2 फिर उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब करना पड़ेगा आगे, है ना, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या जो भी करेंगे, मतलब बेसिकली आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ताकि जब हम इसको आधा करें तो कुछ भी डिवाइड में ना जाए, इसीलिए हमने इसको 2a माना है, ठीक है ना। 2a क्या चीज है, लेंथ ऑफ डाइपोल। 2a क्या चीज है, लेंथ ऑफ डाइपोल, और डाइपोल होता है शॉर्ट। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है डाइपोल की, वो डिस्टेंस r के मुकाबले में काफी कम है। ये इस बात को सिग्निफाई करती है कि शॉर्ट डाइपोल है, ये इस बात को सिग्निफाई करती है कि ये शॉर्ट डाइपोल है। 2a r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ठीक है ना, 2a r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। या फिर आप भैया 2a बहुत छोटा है तो आप a को भी बोल सकते हो कि r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो भाई। r ये डिस्टेंस हो गया एक्सियल पॉइंट वाला, ठीक है ना। तो 2a जो डाइपोल की जो लेंथ है, डाइपोल छोटा है तो ये लेंथ r के मुकाबले में बहुत छोटी है, तो इसका मतलब इसका आधा अगर कर देंगे तो वो भी r के मुकाबले में बहुत छोटा होगा, समझे, ग्रेट। चलो फिर अब सुनो मेरी बात, ये तो हो गई इसकी कहानी सारी, ठीक है ना, ये इसकी कहानी जो मैंने आपको यहां पे बता दी कि ये चीजें यहां पे होती हैं। अब निकालनी पड़ेगी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अब निकालनी पड़ेगी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सुनो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से आएगी। अब एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इसको मैं बोल देता हूं कि ये तो है चार्ज नंबर 1 और ये है चार्ज नंबर 2। 1 चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो 1 की वजह से फील्ड अवे होगी, दूर होगी, समझे। 2 है नेगेटिव चार्ज, 2 है क्या, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से फील्ड इसकी तरफ होगी, इसकी इसकी तरफ होगी, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड उसकी तरफ होगी। सर पास कौन सा है इनमें से, कौन सा चार्ज पी पॉइंट के पास है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड ज्यादा होगी। क्या ये बात मानते हो, बोलो भाई। सॉल्व करने से पहले, अभी तो मैं लिखूंगा फील्ड, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम इस बात को बड़ा सिग्निफाई या क्लियर कर सकते हैं कि फील्ड 1 की वजह से ज्यादा होगी क्योंकि ये नजदीक है, समझ रहे हो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ई एक्सियल बोलूंगा उसे, ई एक्सियल, ठीक है ना, वो ऐसे आएगा इस तरफ, ठीक है ना। ई एक्सियल बनेगा क्या,
E1 माइनस E2। ध्यान से देखो भाई, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 माइनस E2 आएगी, E1 माइनस E2। ध्यान से सुन लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड उस तरफ होगी, नेगेटिव की वजह से इस तरफ होगी। ठीक है ना? पॉजिटिव नजदीक है पी पॉइंट के, नेगेटिव दूर है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की वजह से फील्ड डोमिनेट करेगी, ज्यादा होगी, 1 की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो नेट जब हम इनका निकालेंगे तो वो इस तरफ ही आएगा। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो कि डाइपोल बनाते हैं, उनकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और डाइपोल कैसा है? शॉर्ट है, और उसकी लेंथ 2a है, और 2a r से बहुत कम है। और अगर 2a r से बहुत कम है तो आप a को भी r से बहुत कम कह सकते हो। समझे? ओके, समझ गए सर, समझ गए। चलो फिर अब लिखते हैं E1 की वैल्यू लिखो सर। लिख देते हैं, देखो बच्चा इधर लिखते हैं वैल्यू E1 की। सुन लो, E1 की वजह से यानी कि प्लस क्यू की वजह से तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो यहां पे लिखेंगे के क्यू बाय किसका स्क्वायर सर? किसका स्क्वायर? बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे भैया प्लस क्यू का डिस्टेंस देखो क्या है, कहां से? पी पॉइंट से प्लस क्यू का डिस्टेंस। अरे देखो भाई, ये आर है पूरा, ये आर है पूरा, सी से पी तक, सी से पी तक देखो आर है, और ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस आर माइनस ए बचा के नहीं बचा? ये डिस्टेंस आर माइनस ए बचा के नहीं बचा? प्लस क्यू से लेकर के पी पॉइंट का आर माइनस ए डिस्टेंस, तो यहां पे आएगा आर माइनस ए का स्क्वेयर, टू के क्यू बाय फिर से डिस्टेंस का स्क्वायर। सर अब कौन सा डिस्टेंस? अब नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस देखना है। कहां से? पी पॉइंट से। आर तो यहीं तक हो गया, यहीं तक आर हो गया जी, प्लस ए, प्लस ए। ठीक है जी, तो यहां पे आएगा आर प्लस ए। आप वैसे भी देख सकते हो कि E1 E2 में से कौन सा बड़ा है, आपको लिख के पता चल गया। ये डिस्टेंस छोटा है, ये वैल्यू बड़ी होगी। ये डिस्टेंस बड़ा है, कुछ ऐड हो रहा है, आर प्लस ए हो रहा है, तो ये वैल्यू छोटी होगी। समझ रहे हो? तो E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। और नेट कैसे आएगा? दोनों को माइनस करने से, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? दोनों को जब हम माइनस करेंगे तब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना, दोनों को माइनस करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। तो आइए फिर दोनों को माइनस करते हैं, किस बात की हमें देरी है। चलो फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अब हम करते हैं यहां पे माइनस, माइनस। चलो मैं एक बार इसको दोबारा बना देता हूं, सारी चीजें नहीं लिखूंगा, बस मेन मेन पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है जी, ये डिस्टेंस ए हो गया, ये डिस्टेंस भी ए हो गया। इसकी वजह से जो फील्ड थी प्लस क्यू की वजह से वो E1, माइनस क्यू की वजह से E2, दोनों का नेट ई एक्सियल इसी डायरेक्शन में आएगा। आप लोगों को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पेज चेंज किया है, इस वजह से मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। तो E1 जो हमने लिखा था वो आया था के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है ना, और E2 जो हमने लिखा था वो लिखा था के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि Q और A में फर्क करना समझिए। ठीक है ना, थोड़ा सा Q को मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार Q और A एक जैसे ही लगने लगते हैं। ठीक है ना,
क्यू भी आप इत्तू सा बना देते हो, तो जब क्यू इत्तू सा बना देते हो तो पता ही नहीं चलता। ये जैसे मान लो क्यू बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये तो ठीक है। मान लो ऐसा बना दिया, वो कई बार ए से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कई बार ऐसा ही बना देते हैं कुछ लोग, ये लो क्यू। अब ये पता लग रहा है क्या है? नहीं पता लग रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई मेरे लिखे हुए को भी क्यू को ए मत समझ लेना, कहाँ पे क्यू बोल रहा हूँ कहाँ पे ए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ई एक्सियल E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ठीक है ना, दोनों को माइनस करो भाई मेरे, तो के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर में से माइनस होगा के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसमें से के क्यू आ जाएगा कॉमन, के क्यू आ जाएगा कॉमन, यहां पे बचेगा 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये बन गया। अब लेंगे भैया एलसीएम, एलसीएम लेना आता है? सर नहीं आता है सर, सीखा ही नहीं है हमने। अरे बहुत आसान है रे, बहुत आसान है, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, ई एक्सियल, देखो जरा, के क्यू तो है ही, के क्यू तो है ही, नीचे आर माइनस ए आर प्लस ए, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ये दोनों एलसीएम में आ गए, बिल्कुल आ गए। तो ये दोनों एलसीएम में आ गए, तो इधर का एलसीएम लेंगे तो इधर क्या बनेगा, आर प्लस ए, और इधर क्या बनेगा, आर माइनस ए, ठीक है ना, इधर क्या बनेगा, आर प्लस ए, और दूसरी साइड बनेगा आर माइनस ए, आर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर। भैया यहां पे क्या आ जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, अरे भैया ये एलसीएम लिया, आर माइनस ए तो हट गया, इधर क्या बनेगा, आर प्लस ए, और उधर क्या बनेगा, आर माइनस ए, ले लिया एलसीएम, समझे? हाँ ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। एलसीएम मत, एलसीएम नहीं सिखाऊंगा भाई मैं, ये बचपन में सिखाया जाता है नर्सरी क्लास के अंदर, है ना, नर्सरी क्लास के अंदर सिखाया जाता है ना ये। नर्सरी क्लास के बच्चे एलसीएम निकाल लेते हैं, बताओ भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, गुस्सा मत कर देना, अरे सर नहीं। तो ई एक्सियल, ई एक्सियल सर का होगा, सर ई एक्सियल का होगा, सुनो सर सुनो, अरे भाई के क्यू ऊपर जो लिखा हुआ है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सर उसको खोल दीजिए ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, खोल दिया सर, उसको खोल दिया, माइनस कर रहे हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार स्क्वायर को भूल जाओ, दोनों के स्क्वायर को भूल जाओ, देखो क्या लिखो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। अब क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो और स्क्वायर लगा दो आप भाई, आर माइनस ए आर प्लस ए, एक बार दोनों के स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक है ना, आर माइनस ए आर प्लस ए क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ था तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। सही है जी, ओके क्लियर, ओके जी। चलो फिर अब कुछ और कैलकुलेशन बची है, बिल्कुल बची है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो ये बन गया भाई, वो माइनस खोल दिया मैंने, ब्रैकेट खोल दी, ब्रैकेट खोल दी तो जो कट रहा है काट दो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया। देख लो जरा क्या बना, के क्यू इंटू भाई ये 2ar, ये भी 2ar, क्या बन गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
का स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू इंटू 4AR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई। अभी रुको, अभी तो और लगानी है, इस पे थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगानी है, लेकिन ये वैल्यू निकल करके हमारे पास आ रही है, जिसको मैं अभी अगले पेज पे आपको समझाऊंगा। बाकी तो कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेरिवेशन आपको करनी है, ये याद करनी है, इसीलिए मैं करवा भी रहा हूं। ठीक है जी, सुनो भैया मोरे, सुनो, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस 2a है, ये एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस r है, किसका, p पॉइंट का, है ना। मेन बातें तो यही थी, मेन बातें तो यही थी। तो एक्सियल की वजह से जो फील्ड, एक की वजह से E1 इधर, एक की वजह से E2 इधर, तो नेट जो फील्ड आई थी हमारे पास वो इधर आई थी, नेट जो फील्ड आई है वो इधर आई है, और एक्सियल पॉइंट की वजह से फील्ड है क्या, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं, एक्सियल की पॉइंट की वजह से फील्ड है क्या, के क्यू इंटू 4AR, के क्यू इंटू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है वो होती है डाइपोल मोमेंट। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, के इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा, देखो इसे क्या हुआ है, देखो जरा, Q इंटू 4AR था, तो 4AR को मैंने लिख दिया 2a इंटू 2r, लिख दिया। तो इसका फायदा ये हो गया बेटा, Q इंटू 2a ये बन गया डाइपोल मोमेंट। फिर कैसे, अरे चार्ज, चार्ज, कोई भी चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो ई एक्सियल के और P और यहां पे 2r, ठीक है ना, के P और यहां पे 2r, और यहां पे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया, जो आपको याद रखना है 2kpr, ऐसे याद रखो, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। एक तो ये याद रखना है भाई, एक तो ये याद रखना है 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, अब डाइपोल होता है सर शॉर्ट, अगर लिख रखा है, या कई बार तो मान के भी चलते हैं, नहीं भी लिख रखा हो तो हम नॉर्मली डाइपोल को शॉर्ट ही मान के चलते हैं, ऐसे लिखने की वेट मत करना। अगर आप डाइपोल को शॉर्ट मान रहे हो, लिखा है चाहे नहीं लिखा है, अगर आप मान रहे हो, तो भैया ये शॉर्ट डाइपोल के लिए मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस आर के मुकाबले में बहुत छोटा होगा, इसका मतलब ए भी आर के मुकाबले में बहुत छोटा होगा। भाई 2a जो है आर के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो ए तो होगा ही होगा ना, है ना। अगर ऐसा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप आर स्क्वायर लिख सकते हो, आप ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ऐसा है आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर की कोई औकात ही नहीं है। ए स्क्वायर की क्या औकात है आर स्क्वायर के मुकाबले में, कुछ भी औकात नहीं है। तो बचा क्या यहां पे, आर स्क्वायर बचा, है ना। तो भैया ई एक्सियल 2kpr बाय आर स्क्वायर बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4, देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या बनेगा, आर स्क्वायर, उसका और स्क्वायर है, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर कट जाएगा। अब एक आर कट जाएगा तो ये बनेगा 2kp बाई आर क्यूब, आर क्यूब 2kp बाई आर क्यूब। ई एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp बाय आर क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब
ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से, शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। याद रहेगी? रहेगी याद? समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। एक बात ध्यान देने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से लिखते हो तो kq/r² लिखते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से लिखते हो तो क्या लिखते हो? kq/r²। लेकिन डाइपोल की वजह से, शॉर्ट डाइपोल की वजह से लिख रहे हो तो r³ आ रहा है, r³ आ रहा है। यानी कि एक्सियल पॉइंट की वजह से जो फील्ड आ रही है वो प्रोपोर्शनल टू r² नहीं आ रही, r³ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये r² के प्रोपोर्शनल नहीं होती। डाइपोल की फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है? r³ के। अभी प्रूव किया है, आपके सामने इस चीज को प्रूव किया है कि भैया ये किसके प्रोपोर्शनल है? r³ के प्रोपोर्शनल है। समझे? समझ गए ना? हाँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं। अभी और चीजें इसके बारे में जाननी है, सुनो फिर। एक बार मैं फिर से बना लेता हूं, ये तो अब बनाते ही रहना है, ठीक है ना। डाइपोल तो इतनी बार बनाएंगे आप बोर हो जाओगे, सर बहुत हो गया सर, कितना डाइपोल बनाओगे सर, कितना डाइपोल बनाओगे? +q - q, ठीक है। डिस्टेंस 2a, सेंटर से डिस्टेंस r, किसका? पॉइंट p का। एक बात देखने लायक है, एक्सियल पॉइंट की वजह से जो फील्ड आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है? पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं मैं, जो अभी अभी आपको समझाया है। एक तो ये 2kpr/r² -a² का स्क्वायर, एक तो ये याद करना ही करना है, ठीक है ना। एक आपको 2kp/r³ ये याद करना ही करना है, और शॉर्ट डाइपोल के लिए है ये। किसके लिए है? शॉर्ट डाइपोल के लिए। और एक पॉइंट आपको ये याद करना ही करना है कि जो फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आती है, यहां पे r² के प्रोपोर्शनल नहीं आती, ठीक है ना। एक बात आपको ये याद रखनी है। सर और कौन सी बात बता रहे हो आप? सुनो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, -q से +q होती है कि नहीं होती? -q से +q होती है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में है। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? बोलो भाई। जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, क्या वही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होने की वजह से आप इनके ऊपर वेक्टर साइन भी लगा सकते हो, और किसी के ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है डिस्टेंस विस्टेंस पे। देखो जरा, जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, तो इसका जो वेक्टर है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो आप इसको वेक्टर साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा गया, इसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, और सुनो, एक बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ये जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है -q से +q है, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है कि भाई उसी डायरेक्शन में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर डाइपोल के बीच में देखेंगे
मान लो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, इस पॉइंट को क्यू कह देता हूं, ठीक है ना, क्यू कह दिया इस पॉइंट को। सपोज करो आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, मैं जरूरी नहीं कह रहा सेंटर ही है, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सुनो ध्यान से, पॉजिटिव की वजह से अवे होगी, यानी कि इस तरफ होगी पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से इसकी तरफ ही होगी। समझ रहे हो? तो ये P पॉइंट तो एक्सिस पे आउटसाइड पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का पॉइंट है, इसे कहते हैं इनसाइड पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? इनसाइड पॉइंट। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूं। भाई दो चार्जेस के बीच में, एक्सिस के ऊपर ही, दो चार्जेस के बीच में, ये इसकी एक्सिस है ना, ये वाली पूरी लाइन इसकी एक्सिस है, एक्सिस के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, एक्सिस के ऊपर ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो डाइपोल मूवमेंट से अपोजिट आएगी। डाइपोल मूवमेंट उधर है, बाहर जो पॉइंट लेंगे, अगर दोनों चार्जेस के बाहर पॉइंट ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो आ गई, ठीक है ना। लेकिन अंदर अगर कोई पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। क्यों? प्लस चार्ज की वजह से इधर अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर, है ना, टूवर्ड्स। तो इसका मतलब नेट इधर आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई भाई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अंदर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, अंदर वाले पॉइंट के लिए वो डिफरेंट है, ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। अपोजिट आएगी, अंदर वाले पॉइंट के लिए अपोजिट आएगी, तो नोट डाल के लिखेंगे, नोट। नोट क्या डालेंगे? नोट ये डालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आउटसाइड डाइपोल, ब्रैकेट में लिखेंगे आउटसाइड डाइपोल, is in the same direction, is in the same direction of dipole moment, is in the same direction of dipole moment। जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट होगी तो बाहर वाले पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, लेकिन अंदर ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो ये पूरी एक्सियल पॉइंट की कहानी है भाई, जो मुझे आपको बतानी थी और मैंने आपको बता दी है। ये पूरी एक्सियल पॉइंट की कहानी है जो बहुत अच्छे वे में मैंने आपको यहां पे क्लियर की है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और डेरिवेशन भी आपको याद रखनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं अगले पे। सर आगे क्या है? आगे है इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट, सुनो, इक्विटोरियल पॉइंट किसको कहते हैं? इधर देखो जरा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर, डाइपोल के सेंटर से इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पी पॉइंट कंसीडर होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, वो मैंने साइड में आपको लिखा हुआ दिखा दिया है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है। थोड़ा सा पॉइंट को मैं नीचे कर देता हूं ताकि अपने पास थोड़ी सी जगह बचे जब हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है भाई,
तो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बीच में से परपेंडिकुलर निकल रहा है, जैसे अर्थ के लिए होता है। अर्थ के लिए इक्वेटर बोलते हो, ये अर्थ की एक्सिस होती है, ये अर्थ की एक्सिस होती है, तो उसके परपेंडिकुलर इक्वेटर वाली लाइन होती है, उसके परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है। भाई एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है कि नहीं अर्थ के लिए, ये अर्थ की बात कर रहा हूं भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है जो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ऐसे ही ये लाइन है, ये कौन सी लाइन हो गई, एक्सिस। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये एक्सिस हो गई। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटर। उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। तो ये यहां पे इक्वेटर के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, इक्विटोरियल पॉइंट। उसको क्या बोला जाएगा, इक्विटोरियल पॉइंट बोला जाएगा। चलो भाई, इक्विटोरियल पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, और डायरेक्शन भी निकालेंगे और वैल्यू भी निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि उसका क्या करना है। चलो फिर सुनो फिर भाई, प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे जो फील्ड होगी, ये डिस्टेंस है पहली बात तो प्लस क्यू का, प्लस क्यू की वजह से अवे होगी फील्ड, ठीक है, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। माइनस क्यू की वजह से ये फील्ड इसी की तरफ होगी, माइनस क्यू की वजह से ये फील्ड इसी की तरफ होगी, समझे, ओके। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का डिस्टेंस है वो बराबर होगा। ये पूरा डिस्टेंस डाइपोल का 2a होता है, तो आधे आधे a और a होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भाई, बिल्कुल होंगे। तो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, ओके जी। चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी बराबर होगा। इसका मतलब दोनों की वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर होगा। अब इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। एक बात क्लियर मुझे नजर आ रही है कि इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। क्या आपको भी ये बात नजर आ रही है, नजर तो आ रही है। ये देखो, थीटा एंगल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद ये थीटा एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सिमिट्री बनती हुई नजर आ रही है, ये दोनों भी थीटा हैं, ये दोनों भी थीटा ही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर वाले कंपोनेंट दोनों ऐड होते हुए मुझे नजर आएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट सर, देखो, ऊपर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा होगा, मानते हो इस बात को। और नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इधर वाला कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, तो 2e कॉस थीटा लिख देंगे। मतलब दोनों के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट इधर आएंगे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसल हो जाएंगे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसल हो जाएंगे, तो कौन से कंपोनेंट आएंगे, ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे। यही हमारा नेट रिजल्ट कहलाएगा। यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी। ई इक्वी लिखा हुआ है मैंने, प्यार से लिखते हैं, और इक्वी मतलब इक्विटोरियल, ठीक है। इक्विटोरियल पॉइंट पे सुन लो ध्यान से,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2E cos थीटा। और E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से इधर, प्लस क्यू की वजह से इधर, दोनों का चार्जेस बराबर हैं, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, इस वजह से दोनों की फील्ड की वैल्यू भी बराबर होगी। तो नेट इधर आ गया। अब ई लिखने की बारी है। ई लिखते हैं पहले, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी यही है। इसका स्क्वायर जब करोगे तो अंडर रूट उड़ जाएगा। बोलो भैया, उड़ जाएगा क्या? उड़ेगा या उड़ेगा भैया? उड़ेगा, खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। ये तो खत्म होने का है ना भाई, खत्म तो होएगा ना, खत्म तो होएगा। तो ई इक्विटोरियल, टू ई कॉस थीटा, टू ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होएगा इंटू कॉस थीटा होएगा। कॉस थीटा देखेगा, कॉस थीटा ट्रायंगल में देखो, बेस, एरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हाइपोटेन्यूस, बेस हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? ए। हाइपोटेन्यूस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझा क्या बीड़ू? अरे बीड़ू समझे? अरे बीड़ू समझा? ए बीड़ू, ओ बीड़ू, समझो यार। टू ई कॉस थीटा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, उसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर और इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ट्रायंगल से पता चल गया, कॉस थीटा में ट्रायंगल से पता चल गया भाई। पता चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला यार। अच्छा अब इधर देखो, इसको थोड़ा सा लिखते हैं भाई बा, के क्यू इंटू टू ए, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इसकी हाफ हो गई रे बाबा, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 हो गई। ध्यान से सुन लो, देखो मैंने क्या किया, के क्यू लिखा और 2a इकट्ठा कर दिया, 2a इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है ये, और ये पावर उसकी क्या है? हाफ, ठीक है, ओके। तो ए इक्विटोरियल क्यू इंटू टू ए, ये तो होती है डाइपोल मूवमेंट, ये होती है डाइपोल मूवमेंट। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और ये 1/2 है, तो क्या बना? 3/2। ये पावर कितनी बन गई? 1 और 1/2, तो ये कितना बन गया? 3/2 बन गया भाई। इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन रही है। इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन रही है भाई। देख लो जरा, बहुत अच्छे से देख लो। देख लिया? समझ में आ गया? के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। फिर बोल रहा हूं, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक्सियल पे क्या थी? 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। शॉर्ट के लिए 2 के पी बाय आर क्यूब। यहां पे क्या है, अभी शॉर्ट का तो बताऊंगा, लेकिन वैसे क्या है, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन रही है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, ई इक्विटोरियल, ई इक्विटोरियल के पी बाय
के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, समझे भाई। ओके, शॉर्ट डाइपोल की बात करो। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए आप ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको अप्रोक्सीमेटली आप आर स्क्वायर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर देंगे सर। तो इक्विटोरियल पे क्या बनेगा? के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या बनेगा? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा के पी बाय आर क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बनेगा? के पी बाय आर क्यूब। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए के पी बाय आर क्यूब बन गया भाई। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या बन गया? के पी बाय आर क्यूब। नॉर्मली क्या है? के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। वहां पे क्या है? के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। शॉर्ट के लिए क्या था? 2 के पी बाय आर क्यूब। शॉर्ट के लिए क्या था? 2 के पी बाय आर क्यूब। कौन से पॉइंट पे? एक्सियल पॉइंट पे। तो शॉर्ट के लिए इक्विटोरियल पॉइंट पे के पी बाय आर क्यूब क्या है? के पी बाय आर क्यूब है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे भाई सभी लोग, ठीक है ना। सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पड़ेगा भाई। के पी बाय आर क्यूब होएगा। अच्छा जी, अब सुनो डायरेक्शन। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन इक्विटोरियल पॉइंट की जो डायरेक्शन है देखो फील्ड की, वो अपोजिट आ रही है। देखो जरा, आ रही है कि नहीं आ रही है अपोजिट? डाइपोल मोमेंट इधर है राइट में, इक्विटोरियल पॉइंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। तो जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो भैया यहां पे माइनस लगाना मत भूलना। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो माइनस लगाना मत भूलिएगा। हाँ, माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस के पी बाय आर क्यूब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो लिखेगा। और इक्विटोरियल पॉइंट पे भी, चाहे एक्सियल पॉइंट पे चेक कर लो चाहे इक्विटोरियल पॉइंट पे चेक कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। आर स्क्वायर नहीं आ रहा इसमें, ध्यान से चेक कर लो। आर स्क्वायर नहीं आ रहा। तो इसमें जो भी चीजें डब्बे में बंद हैं सब याद होनी चाहिए। जो भी चीजें डब्बे में बंद हैं वो सब याद होनी चाहिए। एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड है वो कितनी है? 2 के पी बाय आर क्यूब। शॉर्ट के लिए अगर याद करो तो एक्सियल पॉइंट पे शॉर्ट के लिए 2 के पी बाय आर क्यूब, इक्विटोरियल के लिए के पी बाय आर क्यूब। डायरेक्शन रिवर्स है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है भाई। यहां पे माइनस लगाना पड़ रहा है, उसमें माइनस नहीं लगाना पड़ रहा। आ गया समझ में? देख लो भाई, अच्छे से निहार लो, इक्विटोरियल पॉइंट को भी निहार लो भाई। इतनी देर में पानी पी लेता हूं यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं भाई। 1998 में क्वेश्चन आया था। क्या कह रहे हैं ये? पॉइंट Q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P। पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना। If the distance of the point of Q from dipole is r much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to। अरे देखो, ये कह रहे हैं कि पॉइंट Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, जिसका डाइपोल मोमेंट P है। ये कोई डाइपोल मोमेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कौन सा पॉइंट? जो बीच में से काट के निकलता हो और परपेंडिकुलर हो। जो बीच में से काट के निकलता हो और परपेंडिकुलर हो, मतलब कौन सा पॉइंट होगा? इक्विटोरियल। मतलब कौन से पॉइंट की बात हो रही है? इक्विटोरियल पॉइंट की बात हो रही है भाई। दिस इज द इक्विटोरियल पॉइंट। ये इक्विटोरियल पॉइंट ही है भाई, परपेंडिकुलर है और बीच में से काट के निकल रहा है, आधा आधा डिवाइड करके निकल रहा है, ठीक है ना। इसी पॉइंट की बात हो रही है। तो डिस्टेंस आर है, कह रहे हैं डिस्टेंस आर है भाई।
और कह रहे हैं डिस्टेंस आर मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डाइपोल, मतलब छोटा डाइपोल है। मतलब क्या है? छोटा डाइपोल है भाई, शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे क्या होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, यही पूछा गया है भाई। छोटे डाइपोल के लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट है। अभी अभी तो बोला, क्या बोला सर? केपी बाय आर क्यूब। अब इन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, इन्होंने पूछा किसके प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है भाई? के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, तो पी बाय आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर की पावर -3, है ना, आर को ऊपर ले आओ और पी आर की पावर -3, ये रहा ऑप्शन। ये देखो, इसके प्रोपोर्शनल है भाई, के तो कांस्टेंट है, तो पी आर की पावर -3। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। 1998 में पूछा गया था ये सवाल, जो कि बड़ा ही आसान सवाल है, बस आपको फॉर्मूला पता है तो हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं हुआ, फॉर्मूला पता है तो हो गया, खल्लास, क्वेश्चन खत्म। समझे कि नहीं समझे भाई? चलो फिर आगे बढ़ो। If the magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance of y on the equatorial line on a given dipole are equal, then x by y ratio is। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको, बात को सुनो, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, आपसे कहना चाह रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, एक बार तो क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। Magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on the equatorial line on a given dipole are equal। देखो यार, कह रहे हैं एक डाइपोल दिया हुआ है, ये p वेक्टर ऐसे बना लेते हैं, बार बार -q +q बनाने की जरूरत नहीं है, डाइपोल बना लेते हैं, ठीक है ना। डाइपोल बना दिया, ठीक है। इस डाइपोल से x डिस्टेंस पे, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे x डिस्टेंस और इक्विटोरियल लाइन पे y डिस्टेंस, इक्विटोरियल लाइन पे y डिस्टेंस, एक्सियल लाइन पे x डिस्टेंस और इक्विटोरियल लाइन पे y डिस्टेंस। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, दोनों की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कह रहे हैं इक्वल है। तो x और y का रेशो क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल नहीं है बेटा, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो x और y का रेशो बताना है कि किस डिस्टेंस के लिए इक्वल आएंगे। अब देखो, जो इक्विटोरियल पॉइंट पे होगा, वो एक्सियल पॉइंट पे जो होगा वो 2 kp बाई एक्स क्यूब होगा। बताओ भाई, 2 kp बाई एक्स क्यूब होगा, और इक्विटोरियल पॉइंट पे 2 नहीं आता, उस पे 2 नहीं आता, तो वो kp बाई वाई क्यूब होगा। इक्विटोरियल पॉइंट पे kp बाई वाई क्यूब होगा। अब ये कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं, तो 2 kp बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू kp बाई वाई क्यूब। बोलो, बस काम खत्म, kp kp कट गया, तो 2 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई क्यूब, तो 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। ठीक है, एक्स बाय वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 बाय 1 है, तो ये उसको उधर ले जाओ पावर को, तो 2 बाय 1 की पावर 1 बाय 3, या फिर इसको 1 तो 1 ही होता है, ठीक है ना, उसकी पावर तो कुछ मर्जी कर दो, वो तो 1 ही रहता है, तो 2 की पावर 1 बाय 3 है, यानी कि ये 2 का क्यूब रूट है भाई। ये जो साइन होता है, जो अंडर रूट में दिखाया गया है, उसके बाद 3 लगाया गया, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, है ना। 2 की पावर 1 बाय 3 रेशो 1, ये रहा आंसर। x बाय वाई का रेशो देख लो भाई, दोनों को इक्वल किया है, दोनों को इक्वल किया, x बाय वाई क्यूब का रेशो ये आ गया 2:1, उसको उधर ले गए तो 2 की पावर 1 बाय 3 हो गया, 2 की पावर 1 बाय 3 यानी कि 2 का क्यूब रूट। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 4 टिक हो गया भाई। आसान है, बेहद आसान सवाल है भाई, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बेहद आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब मैं हूं तो किस बात का डर है भाई, और आप हो तो किस बात का डर है? सही बात है ना, दोनों मिलके काम करेंगे यार, दोनों मतलब सभी लोग, है ना। हाँ, आप और मैं आपकी मदद करूंगा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में।
तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको भी करनी पड़ेगी मेहनत, और इसीलिए मेहनत को करिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है। निहार लीजिए और होमवर्क क्वेश्चन नोट कीजिए। आओ फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना, ड्यू टू अ डाइपोल जनरल पॉइंट के लिए। किसके लिए? जनरल पॉइंट के लिए। देखो भाई आज का लेक्चर थोड़ा सा अपना लंबा जा सकता है, क्योंकि हमें डाइपोल पूरा आज खत्म करना है भाई, ठीक है ना, खत्म करके जाना है डाइपोल। तो इसीलिए ये अभी एक जनरल पॉइंट वाला पढ़ा है, इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, तो बस हम इसको कवर करके जाएंगे भाई, छोड़ के नहीं जाएंगे। आज क्या करके जाएंगे? कवर करके जाएंगे पूरा। अब जनरल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो देखनी है। जनरल पॉइंट ना तो एक्सियल है ना ही इक्विटोरियल है, कोई भी बीच में पॉइंट है। सर बीच में कैसे? सुनो सर, ये डाइपोल है, मैं अब माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं बना रहा। अब मैं माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं बना रहा, माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह मैं पी दिखा दूं। बोलो भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह मैं पी दिखा दूं। अंडरस्टूड है? अब ये तो होता है एक्सिस, ये होती है एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर होता है इक्विटोरियल, वो इक्विटोरियल पॉइंट होता है। मैं दोनों पे ही नहीं ले रहा, मैं दोनों पे ही नहीं ले रहा भाई, मैं ले रहा हूं इसके बीच में ऐसे, ऐसे पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं भाई। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं पी, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं पी। यहां पे वैल्यू निकालनी है और ये एंगल है थीटा, यहां पे वैल्यू निकालनी है और ये एंगल है थीटा। ना तो ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल तो इधर होगा, इक्विटोरियल इधर होगा, ये है बीच में, किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। कोई भी रैंडम एंगल है, जनरल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? जनरल पॉइंट है भाई, जनरल पॉइंट। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो जनरल पॉइंट है। अब सर कैसे करें इसके लिए? तो इसके लिए अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाता, बहुत लंबा पड़ जाता, पागल हो जाओगे करते करते। तो सर फिर क्या करें? हम लगाएंगे यहां पे एक ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ठीक है ना, उस ट्रिक से कैसे करेंगे वो समझो, सुनो ध्यान से भाई। ना तो ये एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्विटोरियल पॉइंट है, नहीं है तो बना दो। सर कैसे बना दो? हैं कैसे बना दें सर? सुन लो, इस P के, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर P के दो कंपोनेंट कर देते हैं। सर P के ही कंपोनेंट कर दोगे? हाँ भाई, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। ये डाइपोल मोमेंट है, इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं। इधर जो थीटा के साथ जो एंगल, मतलब थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा P cos थीटा। बोलो भाई, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर P cos थीटा, एक इधर इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा, P sin थीटा। P के ही दो कंपोनेंट कर दिए, P cos थीटा और P sin थीटा। देख लो भाई, P के ही दो कंपोनेंट कर दिए, P cos थीटा और P sin थीटा। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, इससे आसानी हो जाएगी। सर कैसे आसानी हो जाएगी? समझाता हूं। एक बार के लिए भूल जाओ P sin थीटा कुछ है, भूल जाओ, इसको भूल जाओ। सिर्फ ये समझो कि P cos थीटा नाम की चीज है हमारे पास। P cos थीटा के बिल्कुल सीध में ये P cos थीटा है, भूल जाओ कि P नाम की कोई चीज है, P sin थीटा नाम की कोई चीज है, भूल जाओ। P cos थीटा के बिल्कुल सीध में पॉइंट है। तो क्या ये पॉइंट P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है? बिल्कुल सीध में है भाई। किसी भी डाइपोल के बिल्कुल सीध में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट बोलते हैं ना। तो P cos थीटा के लिए बिल्कुल सीध में कौन सा पॉइंट है? ये रहा। तो क्या ये एक्सियल पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। तो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट होगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड होती है, हमें पता है एक्सियल पॉइंट की वजह से जो फील्ड आती है वो उसी डायरेक्शन पे आती है जिस डायरेक्शन में डाइपोल होता है। एक्सियल पॉइंट की वजह से जो फील्ड आती है वो उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में डाइपोल होता है। तो ये रहा डाइपोल P cos थीटा,
इसकी एक्सिस ये रही, तो इसकी एक्सिस पे पॉइंट ई एक्सिस, वही क्या फॉर्मूला होता है 2kp/r³। क्या फॉर्मूला होता है 2kp/r³। यहां पे बस ये ध्यान देना 2kp cos θ/r³ लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है, p की जगह पे क्या आएगा p cos θ, क्योंकि ये एक्सिस p की नहीं है, ये p की एक्सिस नहीं है। किसकी एक्सिस है सर? ये p cos θ की एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस ऑफ p cos θ, ठीक है ना, ये p cos θ की एक्सिस है, इसीलिए यहां पे p cos θ आएगा। और 2kp/r³ वाला फॉर्मूला लगाया है, कौन सा 2kp/r³, एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन p की जगह पे क्या लिखा है p cos θ। ठीक है सर, ये तो बात मान ली चलो आपकी, ठीक है ना, इसमें हम कोई अड़ंगा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सर p sin θ का क्या करें? p sin θ का क्या करें? p sin θ तो इसकी एक्सिस पे नहीं है। सुनो, बहुत ध्यान से नजरें इधर। p sin θ, p sin θ, ठीक है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो भाई, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। ये p sin θ है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो ये इसका इक्विटोरियल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? बीच में से काटता हुआ इसका इक्विटोरियल पॉइंट हुआ। इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये इधर है, तो इक्विटोरियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, मतलब ऐसे आएगी, p sin θ के अपोजिट, p sin θ के अपोजिट इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। p sin θ के अपोजिट, p sin θ ऐसे है, ये ऐसे आएगा, अपोजिट आएगा, ठीक है जी। कितना होगा सर? kp/r³ होता है, इक्विटोरियल पॉइंट पे kp/r³ होता है, लेकिन p की जगह पे लिखा जाएगा p sin θ। ध्यान से सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। p डाइपोल मोमेंट था हमारे पास, ना तो ये एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्विटोरियल पॉइंट है, तो मैंने चालाकी दिखाई। चालाकी क्या दिखाई कि भाई p के दो कंपोनेंट कर दिए, p cos θ और p sin θ। p cos θ कि ये बिल्कुल सीध में है, ठीक है ना, p cos θ के ये बिल्कुल सीध में है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। p sin θ के लिए ये सीध में नहीं है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। p sin θ के लिए ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो p cos θ के लिए एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, p की जगह p cos θ कर दिया। p sin θ के लिए इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी p sin θ से। p sin θ ऐसे है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज मैंने यहां पे लिखनी है, p की जगह पे p sin θ। एक बात का ध्यान रखना कि पिछली दो डेरिवेशंस तो बोर्ड में हैं, ये जो एक्सियल इक्विटोरियल वाली डेरिवेशंस हमने करी हैं ये तो बोर्ड में है, ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना। तो बोर्ड के लिए आपको इसको करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, ये मतलब स्पेशली नीट के लिए ही बता रहा हूं मैं। तो बोर्ड्स में ऐसी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है ना, जनरल पॉइंट वाली। तो एक्सिस और इक्विटोरियल, ठीक है ना, एक्सिस और इक्विटोरियल, तो ये दोनों हमें मिल गई हैं। अब नेट फील्ड जो भी जनरल पॉइंट के लिए होगी, क्या वो इन दोनों के बीच में कहीं जाएगी? जो भी नेट फील्ड होगी क्या वो इन दोनों के बीच में कहीं जाएगी? जाएगी भैया, बिल्कुल जाएगी, ठीक है ना, वो इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं से निकल जाएगी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं निकल जाएगी, जो हमें यहां पे निकालनी भी पड़ेगी। तो चलो इसके लिए चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना, वहां पे जगह हमारे पास बहुत होगी। पानी पी लेता हूं यार।
पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, इधर पी, यहां पे पॉइंट एक्सिस वाली, इक्विटोरियल वाली, और इन दोनों का जो नेट रिजल्ट बनेगा वो ई लिख दिया मैंने। तो ई जो होगा वो होगा ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर। पाइथागोरस लगेगी, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। पाइथागोरस लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ठीक है ना। एक्सिस और इक्विटोरियल वाली वैल्यूज लिख लो। एक्सिस वाली वैल्यू क्या है, 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब, उसका स्क्वेयर। और इक्विटोरियल वाली कौन सी है, केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, उसका स्क्वेयर। ठीक है जी। केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब उसका स्क्वायर और केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब उसका स्क्वायर। 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब उसका स्क्वायर, केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब उसका स्क्वायर। ठीक है जी। अब सुन लो इधर, इसमें से कोई कुछ स्क्वायर्स देखो, इसमें केपी बाय आर क्यूब कॉमन है कि नहीं है, और इसमें भी केपी बाय आर क्यूब कॉमन है। तो इसको ऐसे लिखो, केपी बाय आर क्यूब का स्क्वेयर इन दोनों में से कॉमन आ गया। देख लो भाई, के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर है, के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर है। बचा कौन सा, 2 cos थीटा। अंदर कौन सा बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर। अंदर कौन सा बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वेयर थीटा। ध्यान से सुनो मेरी बात, के पी बाय आर क्यूब तो कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो अंडर रूट के बाहर, अब ये स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर ले जाओ तो के पी बाई आर क्यूब बचेगा। हाँ सर बचेगा। अब ये अंडर रूट के अंदर क्या बचा है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के साथ 4 नहीं है, तो ऐसा मत कर देना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गए तो ये हो गया 4 है, नहीं भैया ऐसा लिखो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिखोगे ऐसा। तो अब इसको 1 कर दो, अब इसको 1 कर दो भाई, तो के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसी भी रैंडम जनरल पॉइंट पे। किसी भी रैंडम जनरल पॉइंट पे ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। किसी भी रैंडम जनरल पॉइंट पे दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, केपी बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। आर क्यूब तो यहां पे भी आ रहा है और 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहां पे आ रहा है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। डेरिवेशन इसकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में ये डेरिवेशन जनरल पॉइंट वाली नहीं है, बाकी दोनों है। अच्छा अब सुनो, ई एक्सिस, ई इक्विटोरियल, नेट इनका रिजल्ट ई एक्सिस क्या था, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। ई इक्विटोरियल क्या था, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। थीटा कौन सा एंगल, ये एंगल। और नेट क्या बना था, चलो नेट अभी बाद में लिखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि कई बार हमें एंगल निकालना पड़ सकता है। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा।
इस एंगल को अल्फा मान लिया आर के साथ, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। आर के साथ इस एंगल को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया भाई, क्या मान लिया, अल्फा। तो अब tan अल्फा, अब ये एंगल निकालना पड़ सकता है, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है ना। यानी कि tan अल्फा अगर लिखना होगा, अगर एंगल लिखना होगा तो ई इक्विटोरियल बाय ई एक्सिस, ई इक्विटोरियल बाय ई एक्सिस, तो ये इक्विटोरियल क्या है, केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और ये है 2 kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब। आर क्यूब कट गया, आर क्यूब कट गया, केपी केपी कट गया, तो ये बन गया साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये बन गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइड बाय 2। 2 अलग है बेटा, 2 थीटा के साथ नहीं है, 2 अलग है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, एंगल निकालने के लिए। ये किसके साथ एंगल है, एंगल विद डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर के साथ एंगल है। किसके साथ एंगल है बेटा, डिस्टेंस आर के साथ, यह आर है, इसके साथ जो एंगल है वो अल्फा है। अगर एक्सिस, ये एक्सिस है डाइपोल की, ये डाइपोल की एक्सिस है बेटा, ये डाइपोल की क्या है, एक्सिस। अगर डाइपोल की एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए, अगर डाइपोल की एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए, तो वो होगा अल्फा प्लस थीटा, वो होगा अल्फा प्लस थीटा। अल्फा यहां से आ जाएगा, ये अल्फा एंगल और ये थीटा एंगल दोनों ऐड होंगे बेटा, यहां तक थीटा एंगल, फिर और एंगल अल्फा, ठीक है ना। तो थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि एक्सिस के साथ अगर एंगल होगा तो वो अल्फा प्लस थीटा होगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे। और नेट जो फील्ड है, जो थीटा एंगल पे मैंने आपको नेट फील्ड जो दिखाई है, ठीक है ना, जो नेट फील्ड मैंने जो आपको दिखाई है, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप। सर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, सुनो, इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो एक्सियल पॉइंट बन जाएगा ना। और अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो इक्विटोरियल पॉइंट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ये एक्सियल पॉइंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो इक्विटोरियल पॉइंट बनेगा। थीटा 0 पुट करो, 0 पे एक्सियल बनना चाहिए। देखो थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, देखना जरा, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, के पी बाई आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना बन गया अंडर रूट के अंदर 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 के पी बाई आर क्यूब बन गया। देख लो जरा, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। दूसरा चेक करो, थीटा 90 डिग्री, इक्विटोरियल पॉइंट, कॉस 90 कितना होता है 0, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई भाई। देख लो जरा, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये तो हो गया 0, तो बचा क्या 1, तो आंसर क्या आ गया के पी बाई आर क्यूब। देख लो जरा, दोनों आंसर आ गए। मैं आपको फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं किया मैंने, एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट पे वेरीफाई किया है आपको फील लाने के लिए कि ये चीजें हम क्यों करते हैं। वैसे तो ये नहीं करता तो चल जाता काम मेरा भी, ठीक है ना, आपको भी पता नहीं चलता, लेकिन ये फील लाने के लिए चीजें हैं भाई, फील आती है इनसे, ठीक है ना। भाई थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे एक्सियल पॉइंट, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे एक्सियल पॉइंट, कॉस 0 1, तो ये 4 हो गया, 4 का अंडर रूट 2। थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे इक्विटोरियल पॉइंट, कॉस 90 कितना होता है 0, तो बचा क्या 1, ठीक है ना, सिर्फ क्या बचा 1, तो के पी बाय आर क्यूब। समझे, वही फॉर्मूले आगे जो एक्सियल और इक्विटोरियल के हम कर चुके हैं। बहुत अच्छे, समझ गए, एक्सियल का फॉर्मूला, इक्विटोरियल का फॉर्मूला,
जनरल पॉइंट का फॉर्मूला, तीनों याद होने चाहिए भाई, तीनों एक ही उस पे लिखे हुए हैं आपके लिए। एक्सियल का फॉर्मूला, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, जनरल का फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये रहा जनरल का एंगल, ये रहा जनरल का एंगल विद डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर के साथ एंगल है, ठीक है ना। ये वाली लाइन के साथ एंगल है ये, और एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो थीटा प्लस अल्फा। ये लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल। अगर किसी भी डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच आपको फोर्स निकालना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये डाइपोल आपको दे रखा है, ठीक है, ये डाइपोल आपको दे रखा है, और यहां पे कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, सपोज करो, सपोज करो क्यू चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है। ये तो डाइपोल हो गया पी, और इससे आर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस पे फोर्स क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है ना, फोर्स आपको निकालना है, तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। अब चार्ज इस पे कैपिटल Q है, चार्ज इस पे कैपिटल Q है, तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई होगा। बोलो भाई, फोर्स भी इसी तरफ हो जाएगा, Q इंटू ई, तो Q इंटू 2kp बाय आर क्यूब। आंसर कुछ नहीं किया, 2kp बाय आर क्यूब फील्ड है यहाँ पे, फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फील्ड इस तरफ है, फोर्स भी इसी तरफ होगा। अच्छा सर, इस पॉइंट पे निकालना हो तो इसको आर बोल दो, ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो अगर प्लस चार्ज है तो फोर्स भी इधर होगा। भाई अगर प्लस चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो फोर्स भी इधर ही होगा, मान लो प्लस चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू ई, तो ई कितना होगा, KP बाई आर क्यूब। मतलब यहां पे आपको कुछ नहीं करना होगा, फोर्स आपको निकालना है पॉइंट चार्ज और डाइपोल के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना, Q से मल्टीप्लाई करना है, Q से मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इधर फील्ड पता है, फोर्स आ गया, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इधर फील्ड पता है, फोर्स आ गया। समझे, बहुत अच्छे। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। डाइपोल हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम गॉस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। 2 लेक्चर इस चैप्टर के हमारे बाकी हैं, 2 लेक्चर्स रिमेनिंग, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा क्या, कंप्लीट, ठीक है ना। 2 लेक्चर्स इसके हमारे बाकी हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, ठीक है जी। तो इन दोनों की चीजों के बारे में हमारा डिस्कशन जारी रहेगा अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए शुक्रिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगली बार करेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिल लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और जो मैंने आपको आज शुरू के लेक्चर में बताया कि डीपीपी आपको कहाँ पे मिलेगी, प्रैक्टिस शीट कहाँ पे मिलेगी, उस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो लोग अभी देख रहे हैं, पहले नहीं देखा, तो भैया डीपीपी कहाँ मिलेगी वो मैंने लेक्चर के शुरू में बताया हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय 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 बाय।